नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शन सीरीज में हम बात करेंगे प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट्स, कलेक्टिव एक्शन और रेवोल्यूशन जैसे अहम कॉन्सेप्ट्स की। तो शुरुआत करते हैं कलेक्टिव एक्शन से, यानी सामूहिक कार्रवाई, जो शायद इन सब का एक तरह से बेस है। तो ये कलेक्टिव एक्शन आखिर है क्या चीज, अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो? हाँ, सिंपल शब्दों में कहें तो जब कोई ग्रुप मतलब लोगों का समूह अपने मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट के लिए, आप कह सकते हैं साझा हितों के लिए, मिलकर कोई एक्शन लेता है। अच्छा, जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी कॉलोनी के लोग हैं, पानी ठीक से नहीं आ रहा, तो सब मिलके नगर निगम ऑफिस पहुंच गए। हाँ, या जैसे स्टूडेंट्स कभी एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए आवाज उठाते हैं। बिल्कुल, वो सब कलेक्टिव एक्शन है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना कि भाई जिनका इंटरेस्ट कॉमन है वो साथ आ ही जाएंगे। हाँ, लगता तो है। लेकिन असलियत थोड़ी पेचीदा है। कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को उस एक्शन से सीधा फायदा होना है, वो लोग ही उसमें हिस्सा नहीं लेते। अच्छा, ये तो अजीब बात है। मतलब रैशनैलिटी के अजम्पशन के खिलाफ जाता है ये तो। बिल्कुल। इसी गुत्थी को मैंक ऑल्सन ने अपनी बहुत मशहूर किताब है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन उसमें समझाया। हाँ, ये मैंने सुना है। ये फ्री राइडर प्रॉब्लम वाली बात कर रहे हैं आप, है ना? एग्जैक्टली, वही फ्री राइडर ये तो प्रॉब्लम जैसे कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट में होता है, कुछ लोग कम काम करते हैं पर मार्क्स सबको बराबर मिल जाते हैं। जरा इसे और खोलिए। बिल्कुल वही बात है। ओल्सन यही कहते हैं कि रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट यानी समझदारी से सिर्फ अपना फायदा देखना अक्सर लोगों को इन एक्शन की तरफ मतलब कुछ न करने की तरफ धकेलता है। लोग सोचते हैं कि भाई अगर ग्रुप कामयाब हो गया, उनको कंसेशंस मिल गए, तो फायदा तो मुझे भी मिलेगा, चाहे मैंने हिस्सा लिया हो या नहीं। अच्छा, जैसे मोहल्ले वालों ने प्रोटेस्ट करके सड़क बनवा ली, तो सड़क तो सबके लिए बनी, उनके लिए भी जो घर बैठे थे। बिल्कुल, इसे ही ओल्सन ने फ्री राइडर प्रॉब्लम कहा। और ये चीज जो है ये सोशल मूवमेंट्स की मोबिलाइजेशन एबिलिटी यानी लोगों को साथ लाने की क्षमता को कमजोर करती है। खासकर जैसा आपने कहा गरीबों के लिए, उनके लिए तो पार्टिसिपेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। एक दिन प्रोटेस्ट में जाने का मतलब है एक दिन की दिहाड़ी गई। हाँ, बात तो सही है। तो फिर सवाल उठता है कि मूवमेंट्स लोगों को जोड़ते कैसे हैं? अगर फायदा बिना कुछ किए भी मिल सकता है, तो फिर लोग सड़कों पर क्यों उतरते हैं? क्या मिलता है उन्हें? देखिए, इसका एक हल है एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देना। अब ये इंसेंटिव सिर्फ पैसे या किसी चीज का नहीं होता। कई बार ये होती है पहचान, रिकग्निशन मिलना, ग्रुप में इज्जत बढ़ना, प्रेस्टीज मिलना, या फिर सिर्फ साथ मिलकर कुछ करने का जो साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड होता है, वो मानसिक संतुष्टि, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। समझ गया। ये तो हुई इंडिविजुअल लेवल की बात कि एक इंसान क्यों जुड़ता है, पर समाजशास्त्री मतलब सोशियोलॉजिस्ट्स इसे बड़े स्केल पर कैसे देखते हैं? डग मैकडम की डेफिनेशन क्या कहती है इस बारे में? हाँ, मैकडम कलेक्टिव एक्शन को थोड़ा और टेक्निकली डिफाइन करते हैं। उनके अनुसार ये इमर्जेंट और मिनिमली कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। इमर्जेंट और मिनिमली कोऑर्डिनेटेड, ये क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, इमर्जेंट का मतलब है कि ये चीज एस्टैब्लिश्ड रूटीन से हटकर होती है। मतलब जो रोजमर्रा के तयशुदा तरीके हैं, उनसे अलग, सिचुएशन के हिसाब से अचानक से उभरती है। और मिनिमली कोऑर्डिनेटेड का मतलब है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, वो एक दूसरे के एक्शन से अवेयर होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत तालमेल होता है, चाहे वो बहुत फॉर्मल प्लानिंग ना भी हो। अच्छा। और ये एक्शन होता क्यों है? मैकडम कहते हैं कि सोशल लाइफ के किसी पहलू को बदलने की इच्छा से या फिर किसी हो रहे बदलाव का विरोध करने की इच्छा से। ये इसके कॉन्फ्लिक्चुअल नेचर यानी संघर्ष वाले पहलू को दिखाता है। ओके, तो ये कलेक्टिव एक्शन एक तरह का अम्ब्रेला टर्म हो गया जिसके नीचे बहुत कुछ आता है। बिल्कुल, कलेक्टिव बिहेवियर एक बड़ा दायरा है। इसमें क्राउड्स यानी भीड़, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट्स, यहाँ तक कि रेवोल्यूशंस, ये सब आ जाते हैं। और इन सब को समझने के लिए सोशियोलॉजी में मेन थ्योरीज कौन-कौन सी हैं? हाँ, इनको समझने के लिए कई थ्योरीज बनी है वक्त के साथ। सबसे पुरानी है कंटेजन थ्योरीज, जैसे गुस्ताव लबॉन की थ्योरी। ये मानती थी कि भीड़ में लोगों का बर्ताव इरैशनल हो जाता है। इरैशनल मतलब जैसे कोई साइकोलॉजिकल कंटेजन, कोई दिमागी छूत की बीमारी फैल गई हो, लोग अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और भीड़ के साथ बह जाते हैं। ब्लूमर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मूड, इम्पल्स या कंडक्ट का तेजी से अनजाने में नॉन रैशनल फैलाव।
ये तो थोड़ा एलिटिस्ट व्यू लगता है, जैसे आम लोग बस भावनाओं में बहने वाले होते हैं। हाँ, ये क्रिटिसिज्म है इसका कि ये आम लोगों को कम आंकता है। तो इसके बाद क्या आया? इसके बाद आई कन्वर्जेंस थ्योरीज। इनसे फ्रॉइड, ऑलपॉट जैसे नाम जुड़े हैं। ये कहती हैं कि नहीं, भीड़ में लोग इसलिए एक जैसा बर्ताव नहीं करते कि कोई बीमारी फैल गई, बल्कि इसलिए कि उनमें पहले से कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब उनकी सोच, उनका कल्चर, पर्सनैलिटी कुछ न कुछ मिलता जुलता होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक जैसा रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब ये थ्योरी बिहेवियर को ज्यादा रैशनल और गोल डायरेक्टेड मानती है। हाँ, कंटेजन थ्योरी के मुकाबले ये ज्यादा रैशनल मानती है। और कोई थ्योरी तीसरी भी थी शायद? हाँ, तीसरी है इमर्जेंट नॉर्म थ्योरीज। ये एक अलग पर्सपेक्टिव देती हैं। ये कहती हैं कि जब लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है, मतलब एम्बिगुअस सिचुएशन में, तो भीड़ के अंदर ही एक नया नॉर्म, व्यवहार का एक नया नियम उभरता है और फिर यही नया नॉर्म लोगों के बिहेवियर को गाइड करता है, उसे जस्टिफाई करता है और उसकी लिमिट्स भी तय करता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट चल रहा है और अचानक कोई एक नारा लगाना शुरू करता है और धीरे धीरे सब वही नारा दोहराने लगते हैं, तो वो नारा उस वक्त का इमर्जेंट नॉर्म बन गया। ये कंटेजन थ्योरी की रैशनैलिटी वाली बात को चैलेंज करती है कि लोग बस अंधा होकर फॉलो करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये तीन मुख्य थ्योरीज हो गई, कंटेजन, कन्वर्जेंस और इमर्जेंट नॉर्म। क्या किसी ने इन सबको मिलाकर एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की? मैंने नील्स मेल्सर का नाम सुना है इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, बिल्कुल। नील्स मेल्सर ने इन थ्योरीज को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। हालांकि उनका जो फ्रेमवर्क है वो काफी हद तक इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी जैसा ही है, पर उन्होंने उससे और सिस्टमैटिक बनाया। स्मेल्सन ने कलेक्टिव बिहेवियर होने के लिए 6 जरूरी शर्तें बताईं, डिटर्मिनेंट्स बताएं, जो एक सीक्वेंस में होते हैं। अगर एक भी मिसिंग है तो कलेक्टिव बिहेवियर नहीं होगा या रुक जाएगा। 6 शर्तें कौन कौन सी? हाँ। 6। पहला है स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस, मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा ऐसा हो जो कलेक्टिव बिहेवियर को अलाउ करे, उसे पनपने दे। ठीक है। जैसे जहां फ्री स्पीच है, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है, वहां ये ज्यादा मुमकिन है। ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, मतलब समाज में कोई तनाव हो, कोई खिंचाव, जैसे बहुत ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई या अन्याय की भावना, डर, कोई अभाव, ये स्ट्रेन लोगों को एक्शन के लिए उकसाता है। तीसरा है ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ अ जनरलाइज्ड बिलीफ। लोगों के बीच एक आम समझ बननी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या हो सकता है। ये एक तरह से एक्शन का आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ओके। चौथा डिटर्मिनेंट? चौथा है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स। कोई चिंगारी भड़काने वाली घटना, कोई ड्रामेटिक इवेंट, कोई अफवाह, कोई ऐसा इंसिडेंट जो लोगों के गुस्से या डर को एकदम से ट्रिगर कर दे। जैसे कोई पुलिस एक्शन या कोई विवादित बयान। अथॉरिटीज है, सरकार, पुलिस या कई बार आंदोलन के अपने नेता, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। वो एक्शन को दबा सकते हैं, उसे बढ़ने दे सकते हैं या बातचीत से कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये सोशल कंट्रोल किसी भी स्टेज पर कलेक्टिव बिहेवियर को रोक सकता है या उसकी दिशा बदल सकता है। काफी डिटेल फ्रेमवर्क है स्मेल्सर का। ये 6 फैक्टर्स मिलकर कलेक्टिव बिहेवियर को जन्म देते हैं या रोकते हैं। तो क्या ये फ्रेमवर्क आज भी रेलेवेंट माना जाता है, क्योंकि समाज तो काफी बदल गया है स्मेल्सर के टाइम से? जबकि असलियत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है या हर तरह के कलेक्टिव एक्शन जैसे पैनिक या क्रेज पर शायद उतना फिट नहीं बैठता, लेकिन इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद स्मेल्सर का फ्रेमवर्क आज भी कलेक्टिव बिहेवियर की स्टडी में सबसे ज्यादा यूज होने वाले थ्योरेटिकल अप्रोचेस में से एक माना जाता है। ये हमें एक सिस्टमैटिक तरीका देता है ये एनालाइज करने का कि क्यों और कैसे लोग ग्रुप्स में मिलकर सोशल ऑर्डर को चैलेंज करते हैं या उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम विरोध यानी प्रोटेस्ट पर बात करेंगे। ये शब्द सुनते तो बहुत है हम लोग, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा मतलब है कि भाई किसी व्यक्ति या ग्रुप या समाज, उसके खिलाफ अपनी असहमति जताना। ऑपोजिशन। और ये कई लेवल्स पर हो सकता है। हाँ, जैसे कोई एक अकेला इंसान इंडिविजुअल लेवल पर। महात्मा गांधी का उदाहरण है, ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ वो अनशन पर बैठे। हाँ बिल्कुल। और कलेक्टिव भी तो होता है। बिल्कुल,
कलेक्टिव लेवल पर, जैसे भारत सरकार कभी WTO की कुछ शर्तों का विरोध करती है। अच्छा, क्योंकि वो शायद डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये विरोध कभी एकदम खुला होता है, मैनिफेस्ट, सड़कों पर दिखता है, रैली, मार्च। हाँ, वो तो रोज देखते हैं। और कभी कभी ये लेटेंट होता है, मतलब अंदर ही अंदर सुलगता रहता है पर बाहर से दिखता नहीं। इंटरेस्टिंग। और ये भी सुना है कि कुछ करके ही नहीं, बल्कि कभी कभी कुछ न करके भी विरोध जताया जा सकता है, इन एक्शन से। ये भी एक तरीका, बिल्कुल। और यहीं पर प्रोटेस्ट और एजिटेशन यानी आंदोलन, इसमें एक बारीक सा फर्क आ जाता है। अच्छा, क्या फर्क है? देखिए, प्रोटेस्ट ज्यादातर किसी हो चुकी घटना का रिएक्शन होता है, एक प्रतिक्रिया। मतलब कुछ हुआ और हमने रिएक्ट किया। एग्जैक्टली। जबकि एजिटेशन यानी आंदोलन का एक ज्यादा साफ मकसद होता है, एक पर्पस, और वो अक्सर फ्यूचर को लेकर होता है। फ्यूचर मतलब या तो आप कोई चीज चाहते हैं कि हो, डिजायरेबल है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई चीज न हो, अनडिजायरेबल है, उसके लिए आंदोलन होता है। समझ गया, ये अहम फर्क है। अच्छा, और विरोध जताने के तरीके वो भी तो कितने अलग अलग होते हैं। अरे बहुत, क्या क्या नहीं देखा हमने। हाँ, कैंडल मार्च हैं, लोग काले कपड़े पहन लेते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, गाने, कविताएं, इनसे भी तो विरोध होता है। बिल्कुल। और गांधी जी, उन्होंने तो मतलब अहिंसा, सत्याग्रह, चरखा, कितने यूनिक तरीके निकाले थे आजादी की लड़ाई में। ज्यादातर पीसफुल। हाँ, गांधी जी के तरीके ज्यादातर नॉन वायलेंट थे, शांति पर आधारित। लेकिन दूसरी तरफ भी देखना होगा। मतलब कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे जिहादी हैं, नक्सली हैं, या सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, वो अक्सर हिंसक तरीके अपनाते हैं। हाँ, जैसे तोड़फोड़, वेंटलिज्म या सीधी हिंसा। बिल्कुल। तो विरोध का मोड क्या है, तरीका क्या है, पीसफुल है या वायलेंट, ये बात बहुत मायने रखती है। इसके नतीजे भी बिल्कुल अलग होते हैं। सही बात है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर लोग विरोध करते ही क्यों हैं? क्या वजहें होती हैं इसके पीछे? हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। एक तो है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन। समाज में चीजें सीमित हैं तो उसको लेकर झगड़ा। हाँ, ये तो होता है। फिर है डिस्क्रिमिनेशन, लिंग, जाति, धर्म, इसके आधार पर भेदभाव, ये एक बड़ी वजह है। बिल्कुल। और कभी कभी किसी का ऑटोक्रेटिक रवैया, मतलब तानाशाही बर्ताव, जब कोई सुने ही ना, अपनी चलाए, तो लोग आवाज उठाते हैं। अच्छा, एक बात और, क्या डेमोक्रेटिक समाजों में जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा है वहां प्रोटेस्ट भी ज्यादा देखने को मिलते हैं? ऐसा है क्या? ये मुमकिन है, क्योंकि आवाज उठाने की गुंजाइश ज्यादा होती है। पर एक और बहुत जरूरी चीज है, पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक परसेप्शन मतलब आम जनता कैसे देखती है? हाँ, एक सोशियोलॉजिस्ट थे, राल्फ एच टर्नर, उन्होंने इस पर काफी काम किया है। सवाल ये है कि कब जनता किसी बड़ी गड़बड़ी, किसी डिस्टर्बेंस को सिर्फ क्राइम या हंगामा नहीं मानती, बल्कि उसे सोशल प्रोटेस्ट का दर्जा देती है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। कब होता है ऐसा? अमेरिका में 1960-70s में जो रेशियल डिसऑर्डर्स हुए, नस्लीय दंगे, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, सुना है उनके बारे में। जब उन्हें सिर्फ क्राइम की तरह देखना बंद किया गया और ये माना गया कि ये सालों के अन्याय के खिलाफ एक आवाज है, एक सोशल प्रोटेस्ट है, तो नजरिया बदल गया। तो मतलब ये सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं रहा? नहीं, ये माना गया कि ये अन्याय का इजहार है। तो फिर किसी भी एतराज को, किसी हल्लामे को हम सोशल प्रोटेस्ट कब कहेंगे? इसके लिए क्या बातें जरूरी हैं? हाँ, कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली बात, वो एक्शन किसी असल ग्रीवेंस, किसी शिकायत या इनजस्टिस, नाइंसाफी को दिखाए। ठीक है, शिकायत होनी चाहिए। दूसरी, जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें ये लगे कि वो खुद उस हालत को बदलने में पावरलेस हैं, सीधे तौर पर कुछ नहीं कर पा रहे। बेबसी का एहसास। तीसरी बात, एक्शन का इरादा ध्यान खींचना हो, लोगों का, सरकार का, अथॉरिटी का। अटेंशन लेना। चौथी, एक उम्मीद हो कि जो टारगेट ग्रुप है, सरकार है या कोई और अथॉरिटी, वो कुछ सुधारात्मक कदम उठाएगा, एमिलिरेटिव स्टेप्स लेगा, हालात सुधारेगा। और पांचवी बात थोड़ी दिलचस्प है। इसमें अक्सर सिंपैथी जगाने की कोशिश भी होती है और साथ ही थोड़ा डर पैदा करने की भी। अच्छा, सिंपैथी और डर दोनों? ताकि टारगेट ग्रुप बात माने। हाँ, एक तरह से प्रेशर बनाने के लिए। और जब हिंसा या गड़बड़ी को सोशल प्रोटेस्ट माना जाता है तो क्या होता है? मार्विन ऑल्सन ने शायद इस पे कुछ कहा है। हाँ, मार्विन ऑल्सन और दूसरों ने ये समझाया कि जब ऐसा होता है, जब वायलेंस को प्रोटेस्ट की तरह देखा जाता है, तो वो सिर्फ एक डायरेक्ट एक्शन नहीं रहता, वो कम्युनिकेशन का एक तरीका बन जाता है। कम्युनिकेशन हिंसा से कैसे? देखिए, तब लूटपाट का मतलब सिर्फ सामान लेना नहीं होता। दुकानों की शीशे तोड़ना या इमारतें जलाना सिर्फ वैंडलिज्म या बदला लेना नहीं रह जाता। तो फिर क्या बन जाता है?
वो उस गहरे गुस्से, उस अन्याय का एक्सप्रेशन ऑफ आउटरेज बन जाता है, जिसे नजरअंदाज किया गया हो। वो एक चीख बन जाती है कि हमें सुनो। बाप रे, तो फिर इसका सॉल्यूशन, इसका ट्रीटमेंट सजा देना नहीं होता? नहीं, जब नजरिया ये हो जाता है तो ट्रीटमेंट माना जाता है उन अनजस्ट कंडीशंस को ठीक करना, उन नाइंसाफी भरी परिस्थितियों को सुधारना जिन्होंने इस गुस्से को जन्म दिया। वाओ, व्हाट अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। सिर्फ देखने का नजरिया बदलने से मतलब ही बदल गया पूरा। एग्जैक्टली, नजरिए का ही सारा खेल है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ। ये जो विरोध है, प्रोटेस्ट, और जो बड़े सोशल मूवमेंट्स होते हैं, सामाजिक आंदोलन, इनमें आपस में क्या रिश्ता है? क्या ये एक ही चीज के दो नाम है? नहीं, एक ही चीज नहीं है, पर जुड़े हुए हैं। देखिए, सोशल मूवमेंट का लक्ष्य आमतौर पर बड़ा होता है, समाज में कोई बड़ा बदलाव लाना, कोई स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, बड़ा बदलाव। और प्रोटेस्ट उस बड़े आंदोलन के मकसदों को आगे बढ़ाने का एक तरीका, एक टूल या स्ट्रैटेजी हो सकता है। अच्छा, मतलब एक बड़े सोशल मूवमेंट के अंदर कई छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रोटेस्ट एक घटना भी हो सकती है और एक बड़े आंदोलन का हिस्सा भी। समझ गया। तो विरोध अपने आप में घटना भी है और एक बड़े मकसद का साधन भी। चलिए आगे बढ़। ठीक है, तो अब हम आंदोलन यानी एजिटेशन पर बात करते हैं। हमारे पास कुछ एकेडमिक स्रोत हैं जो समझाते हैं कि ये एजिटेशन और इसे कंट्रोल करने की रणनीतियां क्या होती हैं। आज का मिशन है ये समझना कि असल में आंदोलन क्या है, इसके अलग अलग स्टेजेस क्या हो सकते हैं, और पावर स्ट्रक्चर यानी एस्टैब्लिशमेंट इस पर कैसे रिएक्ट करती है। बिल्कुल। ये सिर्फ नारे लगाना या गुस्सा दिखाना नहीं है ना? इसके पीछे अक्सर एक सोचा समझा प्रोसेस होता है। बिल्कुल, और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे लोगों का डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतोष एक ऑर्गेनाइज्ड या कभी-कभी अनऑर्गेनाइज्ड गतिविधि का रूप ले लेता है। हाँ, कैसे मतलब नॉर्मल बातचीत से शुरू होकर चीजें टकराव तक पहुंच सकती हैं। तो ये स्रोत बताते हैं कि एजिटेशन एक इंटेंस एक्टिविटी है जिसका कोई मकसद, कोई पर्पस होता है। डिससैटिस्फैक्शन इसके कोर में है। लेकिन बावर्स और ऑक्स के मुताबिक इसे आंदोलन का नाम तब मिलता है जब कुछ खास बातें हों। पहली, कि जो लोग ये कर रहे हैं वो नॉर्मल डिसीजन मेकिंग एस्टैब्लिशमेंट से बाहर हों। हाँ, ये एस्टैब्लिशमेंट से बाहर होना एक की पॉइंट है। जैसे मान लीजिए घर में माँ पूछती है कि खाने में क्या बनेगा, बच्चे वोट करते हैं और बेटी हारने के बाद कहती है मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, तो वो आंदोलन नहीं है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा थी। आंदोलन तब होता है जब आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है जो फैसले ले रहा है, या आपको लगता है कि आपकी सुनी नहीं जा रही। अच्छा। दूसरी बात, ये लोग किसी बड़े सोशल चेंज, किसी स्ट्रक्चरल बदलाव की मांग कर रहे हो। और तीसरी, उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से इतना रेजिस्टेंस, इतना विरोध झेलना पड़ रहा हो कि सिर्फ सामान्य बातचीत यानी नॉर्मल डिस्कर्सिव मीन्स जैसे चिट्ठी लिखना, मीटिंग करना, बहस करना, वो काफी ना हो। एग्जैक्टली। मतलब जब बात सिर्फ विनती करने या पैम्फलेट्स बांटने से आगे बढ़ जाए। हाँ, जैसे छात्र फीस बढ़ाने के खिलाफ सिर्फ प्रिंसिपल को चिट्ठी ना लिखें, बल्कि शायद धरना दें या मार्च निकालें। यहीं पर ये विरोध यानी प्रोटेस्ट से थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे? प्रोटेस्ट अक्सर किसी हो चुकी घटना पर रिएक्शन होता है, जैसे कोई नया रूल आया तो उसका विरोध, जबकि आंदोलन भविष्य के किसी बड़े लक्ष्य के लिए भी हो सकता है, जैसे आज़ादी की लड़ाई या किसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने की मांग। अच्छा, समझा। और ये अक्सर नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं, मतलब मौजूदा सिस्टम के चैनल्स के बाहर काम करते हैं। देखिए, शुरू कैसे होता है? इस मॉडल में पहला कदम है पिटिशन। टेक्निकली ये आंदोलन नहीं है, पर अक्सर एजिटेशन से ठीक पहले आता है। हाँ, शुरुआत कह सकते हैं। इसमें वही नॉर्मल चैनल्स इस्तेमाल होते हैं, भाषण देना, लॉजिक रखना, याचिका देना, जैसे कॉलेज में कैंटीन सुधारने के लिए प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखना। ये स्टेज जरूरी है क्योंकि इससे आंदोलनकारियों को लेजिटिमेसी मिलती है। वो कह सकते हैं कि देखो, हमने पहले आराम से बात करने की कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब पिटिशन को अनदेखा कर दिया जाता है, मतलब प्रिंसिपल ने चिट्ठी पढ़ी ही नहीं या कमिटी बना के टाल दिया, तब आता है प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन मतलब मकसद होता है अपने मुद्दे को फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन जुटाना, अवेयरनेस बढ़ाना। अच्छा, प्रचार करना। हाँ, जैसे कॉलेज गेट पर तख्तियां लेकर खड़े होना, पैम्पलेट्स बांटना, प्रोटेस्ट मीटिंग्स करना, मीडिया को बुलाना, या आजकल देखें तो व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना। अच्छा, तो प्रचार करके लोगों को जोड़ तो लिया, पर इस भीड़ को एक मजबूत समूह कैसे बनाया जाता है, मतलब ताकि जोश बना रहे? उसके लिए आता है सॉलिडिफिकेशन स्टेज।
ये अंदरूनी तौर पर ग्रुप को मजबूत करने, एकजुट करने और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए होता है। कैसे करते हैं? इसमें खास नारे गढ़े जाते हैं, जैसे हम लेकर रहेंगे आज़ादी, या कोई जोशीला गीत बनाया जाता है। मेंबर्स की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, एकता की कस्में खाई जाती हैं, ताकि ग्रुप आइडेंटिटी मजबूत हो और लोग जुड़े रहें। और जब ये एकजुटता भी एस्टैब्लिशमेंट को मनाने के लिए काफी ना हो, तब आंदोलनकारी पोलराइजेशन की रणनीति अपना सकते हैं। पोलराइजेशन मतलब? ध्रुवीकरण। हाँ। इसका मतलब है माहौल को ऐसा बनाना कि लोगों को पक्ष चुनना पड़े, या तो आप हमारे साथ हैं या उनके साथ, बीच का रास्ता खत्म करना। अच्छा। इसके लिए अक्सर किसी एक मुद्दे, जिसे फ्लैग इशू कहते हैं, उसे बहुत उछाला जाता है। साथ ही एस्टैब्लिशमेंट या उसके नुमाइंदों के लिए अपमानजनक शब्द, डिरोगेटरी जार्गन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि दूरी बढ़े और लोग साफ तौर पर बंट जाएं। समझ गया। इसके बाद आता है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी अहिंसक प्रतिरोध, गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग वाला तरीका। हाँ। इसमें आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से उन कानूनों या नियमों को तोड़ते हैं जिन्हें वो अन्यायपूर्ण मानते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज का बॉयकॉट करना, कहीं शांति से धरना देकर बैठ जाना, सिट-इन्स। बिल्कुल। या जैसे रोजा पार्क्स ने अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। हाँ, वो क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका कोर प्रिंसिपल है कि सारी एनर्जी पॉलिसी के विरोध में लगानी है, न कि विरोधी को नीचा दिखाना या नुकसान पहुंचाने में। मकसद होता है सामने वाले का दिल जीतना, उसे समझाना। लेकिन ये भी सच है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का रवैया बहुत ज्यादा दमनकारी हो, तो कभी-कभी अहिंसक आंदोलन भी हिंसा की तरफ बढ़ सकता है, हालांकि वो इसका मूल सिद्धांत नहीं है। एक और मिलती-जुलती स्ट्रैटेजी है एस्केलेशन कन्फ्रंटेशन। इसमें आंदोलनकारी जानबूझकर एस्टैब्लिशमेंट को उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं। हाँ, प्रोवोक करते हैं, ऐसी स्थिति बनाते हैं कि वो ओवर रिएक्ट करे और जनता की नज़र में उसकी इमेज खराब हो। हाँ, जैसे ऐसी जगह प्रदर्शन करना जहां पता हो कि प्रशासन सख्ती करेगा, ताकि मीडिया में तस्वीरें आएं, वीडियोस बने और एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बने। अच्छा। बिल्कुल, ये सब तो हुई आंदोलनकारियों की चालें। अब देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट यानी सत्ता पक्ष कैसे जवाब देता है। हाँ, ये भी जरूरी है। पहली और सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है अवॉइडेंस, यानी टालमटोल। अच्छा, मतलब इग्नोर करना। हाँ, या फिर गोलमोल जवाब देना। छात्रों की मांगों पर देखते हैं, कमेटी बना दी है, मीटिंग्स टालते रहना, या उल्टे उन्हें ही समझाने की कोशिश करना कि उनकी मांगें नाजायज हैं। काउंटर पर्सुएशन जिसे कहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि वक्त बीतने से मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जब टालने से बात ना बने, तब एस्टैब्लिशमेंट सप्रेशन यानी दमन का रास्ता अपना सकता है। सप्रेशन मतलब? दबाना। हाँ। इसमें फोकस होता है आंदोलन के लीडर्स को कमजोर करने या हटाने पर, जैसे नेताओं को परेशान करना, उन पर केस लगा देना, उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर देना, उन्हें नौकरी से निकाल देना या कॉलेज से सस्पेंड कर देना, बैनिशमेंट, और कभी-कभी इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करना। ओहो। सोची होती कि लीडरशिप खत्म तो आंदोलन खत्म। और क्या तरीके होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के पास? एक और तरीका है एडजस्टमेंट, यानी थोड़ा झुक जाना, थोड़ा बदलाव कर देना। एडजस्टमेंट कैसे? जैसे 10 मांगों में से 2-3 छोटी मोटी मांगे मान लेना, या किसी छोटे मोटे अधिकारी को बलि का बकरा बनाकर हटा देना, सैक्रिफिशियल लैम्स जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है। या आंदोलन के कुछ नेताओं को अपने साथ मिला लेना, कोऑप्टिंग, उन्हें कोई पद या फायदा दे देना। इससे आंदोलन की धार कुंद करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मतलब आंदोलन को अंदर से कमजोर करना। एग्जैक्टली। और सबसे आखिरी रास्ता जब कुछ काम ना करे, वो है कैपिचुलेशन, यानी पूरी तरह हार मान लेना, सरेंडर कर देना। अच्छा। हाँ, जब एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि आंदोलन इतना मजबूत हो गया है कि उसे दबाया नहीं जा सकता और विरोध जारी रखने से ज्यादा नुकसान होगा, तब वो मांगे मान लेते हैं। एक और बात, हमने ये भी देखा कि आंदोलन संगठित या असंगठित हो सकते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी किसी समाज के स्ट्रक्चर, कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम पर निर्भर करती है। हाँ, बिल्कुल। साथ ही ये सिर्फ सच में किसी चीज की कमी, एक्चुअल डेप्रिवेशन के कारण ही नहीं होते, बल्कि दूसरों की तुलना में कम होने के एहसास, रिलेटिव डेप्रिवेशन से भी उपज सकते हैं, या फिर कभी-कभी सत्ता पाने की कोशिश भी हो सकती है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आंदोलन अक्सर अचानक और थोड़े समय के लिए होते हैं, एफेमरल।
जबकि सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट्स ज्यादा लंबे चलते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन क्या एक आंदोलन सोशल मूवमेंट बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। कई बार एक छोटा आंदोलन ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होकर एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेता है। जैसे सती प्रथा के खिलाफ जो शुरुआती विरोध हुआ, वो बाद में एक बड़े आंदोलन में बदला, जिसने कानून बदलवाया। अच्छा, तो कुल मिलाकर आंदोलन सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस भीड़ का शोर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अक्सर एक सोची समझी प्रक्रिया होती है जिसके अपने स्टेजेस और टैक्टिक्स होते हैं, और जिसके जवाब में एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी रणनीतियां अपनाता है। बिल्कुल, ये एक तरह की आप कह सकती हैं शतरंज की बाजी है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की चालों को देखकर अपनी अगली चाल चलते हैं। एक डायनामिक प्रोसेस है। ये फ्रेमवर्क जानने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है। क्या अब हम अपने आसपास हो रहे विरोध प्रदर्शनों, बदलाव की मांगों या फिर सत्ता के रिएक्शंस को थोड़ा अलग नजरिए से देख पाते हैं? मुझे तो लगता है हाँ। क्या हमें वो अंडरलाइंग स्ट्रैटेजीज ज्यादा साफ दिखाई देती हैं? शायद। हाँ, थोड़ी क्लैरिटी तो आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सोशल मूवमेंट्स पे बात करेंगे। हाँ। मतलब ये जो आंदोलन वगैरह होते हैं। सोर्सेज में इसकी काफी डिटेल बात की गई है। हाँ, बिल्कुल। सोशल मूवमेंट्स मतलब जब काफी सारे लोग एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हाँ, मिलकर सोसाइटी में कोई बड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी चेंज को होने से रोकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी भी यही कहती है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल का सोसाइटी के कुछ मेजर एस्पेक्ट्स को बदलने या बदलने से रोकने के लिए। हाँ, और सोर्सेज बताते हैं कि ये टर्म सबसे पहले 18वीं सदी के आखिरी में सेंट साइमन ने फ्रांस में इस्तेमाल किया था, उन प्रोटेस्ट के लिए जो मौजूदा हालात यानी स्टेटस को के खिलाफ थे। जी। आजकल तो खैर ये उन ग्रुप्स के लिए यूज होता है जो पॉलिटिकल सिस्टम के मेन स्ट्रीम से थोड़े बाहर रहकर बदलाव चाहते हैं। एग्जैक्टली। और ये समझना जरूरी है कि ये जो सोशल मूवमेंट्स हैं, ये कलेक्टिव बिहेवियर से अलग हैं। अच्छा, कैसे? जैसे रायट्स वगैरह से। हाँ, जैसे दंगे हो गए या कोई अचानक फैड चल पड़ा, अफवाहें फैल गईं या मास डिल्यूजन्स, ये सब कलेक्टिव बिहेवियर है, ज्यादातर रैंडम होता है, क्योटिक होता है। मतलब बिना प्लान के स्पॉन्टेनियस सा। हाँ, जबकि सोशल मूवमेंट्स पर्पसफुल होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक गोल होता है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अच्छा पॉइंट है। जैसे भारत में देखें तो चिपको मूवमेंट था एनवायरनमेंट बचाने के लिए, या वो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था। ये सब सोशल मूवमेंट्स हुए ना, इनका एक मकसद था, एक स्ट्रक्चर था, और ये लंबे चले। बिल्कुल। टर्नर और किलियन की डेफिनेशन भी इसी कॉन्टिन्यूटी पर जोर देती है। अ कलेक्टिविटी एक्टिंग विद सम कॉन्टिन्यूटी टू प्रमोट और रेजिस्ट चेंज। मतलब लोग मिलकर किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर लगातार काम करते हैं बदलाव के लिए या बदलाव को रोकने के लिए। ये डेमोक्रेसी का एक तरह से बेसिक एलिमेंट है। और जहां ऑथोरिटेरियन सोसाइटीज हैं, तानाशाही है, वहां तो ये बदलाव के बड़े कैटलिस्ट बन सकते हैं। सही बात है। और इनका गोल कुछ भी हो सकता है, छोटा सा भी, जैसे किसी लोकेलिटी में पार्क बनवाना हो, या फिर बहुत बड़ा, जैसे पूरे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम को ही खत्म करने का लक्ष्य हो। अच्छा। ये रिफॉर्मिस्ट भी हो सकते हैं, मतलब सिस्टम में ही सुधार चाहें, या फिर रेवोल्यूशनरी कि पूरा सिस्टम ही बदल डालना है। ओके। तो सोर्सेज में डेविड एफ एबरले की एक टाइपोलॉजी का जिक्र है, मतलब मूवमेंट्स को क्लासिफाई करने का एक तरीका। हाँ। उन्होंने 2 डायमेंशंस में बांटा इसे। हाँ। एबरले ने देखा कि बदलाव कहाँ चाहिए, पूरी सोसाइटी में या सिर्फ इंडिविजुअल में, और फिर कितना बदलाव चाहिए, पार्शियल या टोटल। इससे 4 कैटेगरीज बनती हैं। पहली है ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब जो पूरी सोसाइटी को एकदम रेडिकल तरीके से बदलना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे मिलेनियरियन मूवमेंट्स होते हैं। सोर्स में कार्गो कल्ट्स का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है, न्यू गिनी का। वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था। अच्छा, क्या था ये? वहां के कुछ लोगों को यह विश्वास हो गया था कि उनके पूर्वज, मतलब एंसेस्टर्स, वो कार्गो शिप्स या एयरप्लेन्स में ढेर सारा सामान लेकर आएंगे, यूरोपियंस चले जाएंगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम यूरोपियंस जैसा हो जाएगा। अरे! सोशियोलॉजिकली ये दिखाता है कि कैसे बहुत ज्यादा सोशल स्ट्रेस या कल्चरल डिसरप्शन के समय में ऐसी उम्मीदें पैदा हो सकती हैं जो एक बिल्कुल नई दुनिया का सपना देखें, अक्सर किसी सुपरनैचुरल इवेंट पर आधारित। इंटरेस्टिंग। दूसरी कैटेगरी? दूसरी है रिफॉर्मेटिव। ये सोसाइटी के कुछ हिस्सों में सुधार चाहते हैं, पूरे सिस्टम को बदलना नहीं। जैसे भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) के लिए कैंपेन चला था। हाँ, RTI, वो तो सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए था। एग्जैक्टली। तीसरी है रिडेम्पटिव मूवमेंट्स। इनका फोकस होता है मेंबर्स को एक करप्ट या बिगड़े हुए जीवन से निकालकर एक सही, ज्यादा फुलफिलिंग रास्ते पर ले जाना।
कई रिलीजियस सेक्टेरियन ग्रुप्स इस तरह के होते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पर ग्रुप के अंदर। हाँ, और चौथी है ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स। ये और भी लिमिटेड होती हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स के कुछ खास ट्रेट्स या हैबिट्स को बदलना चाहते हैं। जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस AA जैसे ड्रग या अल्कोहल डी एडिक्शन ग्रुप्स हो गए, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज। ये आपके जीवन के सिर्फ एक पहलू को टारगेट करते हैं। ओके, ये एबेले की टाइपोलॉजी हो गई। सोर्सेज में एक और टाइपोलॉजी का जिक्र है, घनश्याम शाह की। वो पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव के आधार पर मूवमेंट्स को देखती हैं। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शायद ज्यादा रेलेवेंट लगे। हाँ, काफी रेलेवेंट है। शाह के अनुसार 4 प्रकार हैं। पहला है रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब मौजूदा सिस्टम के अंदर ही बदलाव, उसे बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मांग करना। स्टेट मतलब सरकार अक्सर इन्हें लेकर ज्यादा सख्त नहीं होती, थोड़ा लीनियंट रहती है। ठीक है। दूसरा है रिबेलियन। इसमें मौजूदा अथॉरिटी पर हमला होता है, पर स्टेट पावर को कब्जाने का इरादा नहीं होता। हो सकता है किसी खास पॉलिसी के खिलाफ गुस्सा हो या किसी अफसर के खिलाफ। मतलब विद्रोह टाइप का, पर सत्ता बदलना लक्ष्य नहीं है। हाँ। तीसरा है रिवोल्ट। इसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी को सीधी चुनौती दी जाती है, सरकार गिराने का लक्ष्य हो सकता है। अच्छा, ये ज्यादा सीरियस है। जी। और चौथा है रेवोल्यूशन। ये सबसे रैडिकल है। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि पूरे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जड़ से उखाड़ फेंकना और उसकी जगह एक बिल्कुल नया ढांचा लाना लक्ष्य होता है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन। एग्जैक्टली। ओके, ये तो हो गई मूवमेंट्स की किस्में। बहुत इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशंस है। पर अब वो बड़ा सवाल कि आखिर ये मूवमेंट शुरू ही क्यों होते हैं? क्या वजह है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं, इतना एफर्ट डालते हैं? सोर्सेज में कुछ साइकोलॉजिकल थियोरीज का जिक्र है। पहली है डिसकंटेंट थियोरी। ये तो सुनने में एकदम ऑब्वियस लगती है। हाँ, ये थियोरी कहती है कि मूवमेंट्स असंतोष यानी डिसकंटेंट से पैदा होते हैं। जो लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, वो क्यों आंदोलन करेंगे? गुस्सा, नाइंसाफी का एहसास, फ्रस्ट्रेशन, यही सब डिसकंटेंट है। सही बात है। और ये बात काफी हद तक सही भी है कि वही बिना डिसकंटेंट के मूवमेंट होना तो मुश्किल है। नेसेसरी कंडीशन तो है ये, लेकिन सोर्स कहता है कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब सिर्फ डिसकंटेंट होना काफी नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इतिहास देखें तो कई समाजों में भयानक गरीबी, भूखमरी, नाइंसाफी, शोषण सदियों तक रहा है। डिसकंटेंट तो भरपूर था, पर कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन नहीं हुआ। तो डिसकंटेंट जरूरी है, पर अकेले काफी नहीं है मूवमेंट खड़ा करने के लिए। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब डिसकंटेंट हो, पर शायद उसे चैनल करने का तरीका ना हो, या लीडरशिप ना हो, या लोग होपलेस हों। कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी थ्योरी जो सोर्स में है वो है पर्सनल मैल एडजस्टमेंट थ्योरी। इसमें एरिक हॉफर की किताब द ट्रू बिलीवर का जिक्र आता है। हाँ, द ट्रू बिलीवर। हाँ। क्या कहती है ये थ्योरी? इसके मुताबिक मूवमेंट्स उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो अपनी निजी जिंदगी से किसी न किसी तरह से नाखुश या फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसे कौन लोग? जैसे सोर्स गिनाता है बोर्ड लोग, जिन्हें अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट चाहिए, समाज में फिट न होने वाले मिसफिट्स, वो लोग जिनकी क्रिएटिव एम्बिशंस पूरी नहीं हुई, अलग थलग महसूस करने वाली माइनॉरिटीज, अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस करने वाले लोग, या फिर वो लोग जिनकी सोशल स्टैंडिंग गिर रही हो, मतलब डाउनवर्डली मोबाइल। अच्छा। थ्योरी ये कहती है कि मूवमेंट इन लोगों की खाली अनफुलफिल्ड जिंदगी में एक मकसद भर देता है। उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, किसी बड़े कॉज का हिस्सा हैं। ये सुनने में तो प्लॉजिबल लगता है। मतलब जो लोग अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, शायद वो किसी बाहरी कॉज में ज्यादा इजीली जुड़ जाएं। हाँ, प्लॉजिबल तो लगता है, लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। किसी के अंदर की नॉन फुलफिलमेंट या फ्रस्ट्रेशन को आप ऑब्जेक्टिव तरीके से मेजर कैसे करेंगे? सही बात है, ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं। बिल्कुल। तो ये थ्योरी लगती तो रीजनेबल है, पर एम्पिरिकल एविडेंस देना, इसे साइंटिफिकली टेस्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। पक्के तौर पर सही या गलत साबित करना कठिन है। दिलचस्प थियोरीज हैं ये दोनों भी, लेकिन जैसा सोर्सेज भी इशारा कर रहे हैं और जैसा हमने देखा भी, शायद कोई एक अकेली वजह इन कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना को, इन मूवमेंट्स को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कई फैक्टर्स मिलकर काम करते होंगे। हाँ बिल्कुल, सोशल रियलिटी अक्सर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सी थियोरीज हैं मूवमेंट्स को समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम सामाजिक आंदोलनों यानी सोशल मूवमेंट से जुड़े कुछ जरूरी थियोरीज पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी और एक है
रिवाइटलाइजेशन थ्योरी। राइट और ये सब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं, मतलब समाज को समझने पर फोकस करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की साइकोलॉजी पर नहीं। एग्जैक्टली। तो चलिए पहली थ्योरी से शुरू करते हैं, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। ये नाम सुना है? हाँ, काफी फाउंडेशनल है। सैमुअल स्ट्यूफर और उनके साथियों ने इसे 1949 में द अमेरिकन सोल्जर स्टडी में इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, द अमेरिकन सोल्जर। हाँ, और बाद में आर.के. मर्टन ने इसे और डेवलप किया, फॉर्मलाइज किया। ओके, तो बेसिकली ये थ्योरी कहती क्या है? बेसिकली ये कहती है कि लोग खुद को डिप्राइव्ड मतलब वंचित तब महसूस करते हैं जब वो अपनी सिचुएशन को दूसरों से कंपेयर करते हैं दूसरों से। हाँ, और पॉइंट ये है कि ये डेप्रिवेशन एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ये नहीं कि आपके पास सच में कितना कम है, हाँ, बल्कि आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और असल में आपको मिल क्या रहा है, आपकी रियलाइजेशंस क्या हैं, हाँ, इसके बीच का जो गैप है ना, हाँ। वही डेप्रिवेशन की फीलिंग आता है। अच्छा, हम्म, तो जिसके पास कम है लेकिन वो चाहता भी कम है। तो वो शायद उतना डिप्राइव्ड महसूस ना करे। बिल्कुल। लेकिन कोई और जिसके पास शायद बहुत कुछ है पर उसकी उम्मीदें उससे भी कहीं ज्यादा हैं, वो ज्यादा दुखी हो सकता है। इंटरेस्टिंग। मर्टन ने इसी को रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर से जोड़ा है। आप रेफरेंस के लिए किस ग्रुप को देख रहे हैं, आप खुद को किससे तौल रहे हैं। हाँ, वो अमेरिकन सोल्जर स्टडी वाली बात। हाँ, उसमें यही था ना कि आर्मी में जो ज्यादा प्रिविलेज्ड मेंबर्स थे, जिन्हें ज्यादा सुविधाएं मिली थी, हाँ। वो असल में कम सुविधा वालों से ज्यादा नाखुश थे। एग्जैक्टली यही तो मजेदार फाइंडिंग थी कि ऑब्जेक्टिव कंडीशंस मतलब असल हालात और आपकी नेगेटिव इमोशंस हमेशा सीधे सीधे जुड़े नहीं होते। ये तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, जैसे स्टडी में एक शादीशुदा सैनिक का एग्जाम्पल दिया है। अब वो जब अपने कुंवारे साथियों को देखता था जो अनमैरिड एसोसिएट्स थे, तो उसे लगता था कि अरे मुझे तो कितना ज्यादा त्याग, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ओके। और फिर जब वही सैनिक अपने उन दोस्तों को देखता था जो सिविलियन थे, शादीशुदा थे, हाँ। तो उसे लगता था कि वो लोग तो अपनी फैमिली लाइफ जी पा रहे हैं, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जो वो सैनिक होने की वजह से नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो रेफरेंस ग्रुप बदलते ही पर्सपेक्टिव बदल गया। बिल्कुल, कि वो किस ग्रुप से तुलना कर रहा है उसी पर डिपेंड करता था कि वो कितना डिप्राइव्ड महसूस करेगा। ये थ्योरी तो आजकल और रिलेवेंट लगती है, सोशल मीडिया के जमाने में कांस्टेंट कंपैरिजन। सही बात है। और ये थियरी ये भी सजेस्ट करती है कि थर्ड वर्ल्ड देशों में ये एहसास बढ़ा है, जहां शायद नई सरकारें बनी, लोगों की उम्मीदें बढ़ी, पर शायद रियलिटी उतनी तेजी से नहीं बदली। हाँ, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इसमें ब्रिंटन का पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है कि क्रांतियां, रेवोल्यूशंस अक्सर तब ज्यादा होती हैं जब हालात सुधरने लगते हैं। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि जब चीजें बेहतर होने लगती हैं तो लोगों की उम्मीदें और तेजी से बढ़ती हैं। वो सोचते हैं कि अब सब कुछ बदल सकता है और फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है अगर वो उम्मीदें पूरी ना हो। वाओ, ओके। तो ये थ्योरी सुनने में तो काफी प्लॉजिबल लगती है। हाँ, लगती है, पर पूरी तरह से एम्पिरिकली प्रूफ करना इसे मुश्किल रहा है। फीलिंग्स को मेजर करना वैसे भी ट्रिकी होता है। सही बात है। और ये समझना भी जरूरी है कि डेप्रिवेशन की फीलिंग सोशल मूवमेंट्स का बस एक फैक्टर हो सकती है, अकेली वजह नहीं, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स और कंपैरिजन से आगे बढ़कर स्ट्रक्चर की बात करें। अगली थ्योरी है नील स्मेल्जर की स्ट्रेन थ्योरी। हाँ, स्ट्रेन थ्योरी ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन को कलेक्टिव बिहेवियर का मुख्य कारण मानती है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कोई तनाव। एग्जैक्टली। ये स्ट्रेन तब पैदा होता है जब सोसाइटी के इक्विलिब्रियम में, उसके संतुलन में कोई गड़बड़ी हो। गड़बड़ी कैसी? जैसे समाज के अलग अलग सब सिस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, लोगों के लिए मोबिलिटी के अवसर हैं, सिचुएशनल फैसिलिटीज हैं। अगर इनमें अनइवन चेंजेस हो, मतलब मान लीजिए इकोनॉमी बहुत तेजी से बदल गई पर सोशल नॉर्म्स पुराने ही हैं, या लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ गईं पर मौके उतने नहीं बढ़े, तो एक मिसमैच हो गया। हाँ, एक खिंचाव, एक स्ट्रेन पैदा होता है सिस्टम में, और इस स्ट्रेन की वजह से फिर लोगों में एक जनरलाइज्ड बिलीफ बनता है। जनरलाइज्ड बिलीफ? हाँ, मतलब एक आम सोच पनपने लगती है कि ये जो स्ट्रेन है, ये जो गड़बड़ है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा। फिर इस स्ट्रेन और बिलीफ के साथ बस एक ट्रिगर चाहिए होता है, कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कोई घटना, कोई क्राइसिस, और मूवमेंट शुरू हो जाता है। हाँ, ये थ्योरी स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क में आती है। मानती है कि स्ट्रेन सिस्टम के पार्ट्स के बीच के रिलेशनशिप्स को खतरे में डालता है। ओके, तो ये हुई स्ट्रेन थ्योरी। अब आते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी पर।
ये जरा अलग लगती है, ये कारणों से ज्यादा टेक्निक्स पर जोर देती है। हाँ बिल्कुल। ये थ्योरी कहती है कि सोशल मूवमेंट्स क्यों शुरू होते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि वो चलते कैसे हैं, सफल कैसे होते हैं, और इसके लिए रिसोर्सेज का इफेक्टिव इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जार्ड और मैकार्थी जैसे नाम जुड़े हैं इससे। हाँ, ज़ैल्ड और मकार्थी इसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं। उनका मानना है कि समाज में शिकायतें, ग्रीवेंसेस तो हमेशा ही मौजूद रहती हैं। मुद्दा ये नहीं है कि लोग दुखी हैं या नहीं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्या उन शिकायतों को एक इफेक्टिव मैस मूवमेंट में बदलने के लिए जरूरी मोबिलाइजेशन हो पा रहा है या नहीं? क्या रिसोर्सेज जुटाए जा रहे हैं? अच्छा, तो लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, टैक्टिक्स ये सब क्रूशल हो जाते हैं। एक्सट्रीमली क्रूशल। बिना सही लीडरशिप, बिना ऑर्गेनाइजेशन, बिना स्मार्ट टैक्टिक्स के डिस्कंटेंट बस डिस्कंटेंट ही रह जाता है, मूवमेंट नहीं बन पाता। तो ये मोबिलाइज करने वाले रिसोर्सेज क्या-क्या हो सकते हैं? पैसा, लोग? हाँ, बहुत कुछ, जैसे लोगों के सपोर्टिंग बिलीफ्स, उनका समर्थन, ऐसे लॉज जो लेवरेज दें, मदद करें, मददगार ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओज या यूनियंस, मूवमेंट से जुड़ने के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, टारगेट ग्रुप्स कौन है जिन पर दबाव बनाना है, मीडिया सपोर्ट, कम्युनिकेशन चैनल्स, ये सब रिसोर्सेज हैं। और इन सबको कॉस्ट्स के खिलाफ तोलना पड़ता होगा। बिल्कुल, कॉस्ट्स भी हैं। मूवमेंट में शामिल होने का पर्सनल कॉस्ट, समय, पैसा, रिस्क, विरोधियों का ऑपोजिशन, प्रैक्टिकल मुश्किलें, इस्तेमाल की जाने वाली टैक्टिक्स के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इन सबको मैनेज करना होता है। ये थियरी तो काफी प्रैक्टिकल लगती है डे टू डे एक्टिविज्म के लिहाज से। हाँ है, पर इसकी भी लिमिटेशंस हैं। जैसे ये शायद एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स पर उतनी फिट नहीं बैठती। मान लीजिए कोई धार्मिक या कल्चरल जुटान है जिसका मकसद सिर्फ अपनी भावना व्यक्त करना है, या माइग्रेटरी मूवमेंट्स। हाँ, उन पर भी शायद पूरी तरह लागू ना हो। और इसके पक्ष में जो एविडेंस है वो ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव है। ऐसा लगता है कि रियलिटी में कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं, सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं। ठीक है, और फिर आखिर में है AFC वॉलिस की रिवाइटलाइजेशन थ्योरी। ये कैसे अलग है? ये बाकियों से काफी अलग है। रिलेटिव डेप्रिवेशन और स्ट्रेन थ्योरी वो नेगेटिव कंडीशंस पर आधारित है। डेप्रिवेशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेन, हाँ, प्रॉब्लम पे फोकस है। बिल्कुल। जबकि रिवाइटलाइजेशन थ्योरी कहती है कि मूवमेंट्स असल में समाज के सदस्यों द्वारा एक डिलिबरेट, ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्शियस एफर्ट होते हैं, किस लिए? ताकि वो अपने लिए एक ज्यादा संतोषजनक, एक ज्यादा सैटिस्फाइंग कल्चर बना सकें। ओह, तो ये प्रॉब्लम गिनाने से ज्यादा सोल्यूशन बनाने की बात है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ असंतोष नहीं जताते, बल्कि एक पॉजिटिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन देते हैं, एक ऑल्टरनेटिव विजन देते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए। तो सिस्टम को रिवाइटलाइज करने, उसमें नई जान डालने की कोशिश करते ये हैं। तो काफी होपफुल पर्सपेक्टिव है। हाँ, ये मूवमेंट्स को एक क्रिएटिव फोर्स की तरह देखता है। इंटरेस्टिंग। तो ये 4 मुख्य थ्योरीज हो गई जो अलग अलग एंगल्स देती हैं सोशल मूवमेंट्स को समझने के लिए। रिलेटिव डेप्रिवेशन, स्ट्रेन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रिवाइटलाइजेशन। हाँ, और चलते चलते ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हर्बर्ट ब्लूमर और कुछ और स्कॉलर्स ने मूवमेंट्स की एक टिपिकल लाइफ साइकिल भी बताई है। लाइफ साइकिल जैसे, हाँ, कि वो कैसे शुरू होते हैं, बढ़ते हैं और खत्म होते हैं या टिके रहते हैं। स्टेजेस, जैसे अनरेस्ट स्टेज जहाँ कंफ्यूजन होता है, फिर एक्साइटमेंट स्टेज जहाँ डिस्कंटेंट फोकस होता है, फिर फॉर्मलाइजेशन स्टेज जहाँ लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, अच्छा, फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टेज जहाँ मूवमेंट ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है, सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है, और आखिर में डिसोल्यूशन स्टेज जहाँ वो या तो खत्म हो जाता है या किसी और रूप में बना रहता है। चलिए इन थ्योरीज और लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट्स पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हमने समझा कि ये एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस के दायरे के बाहर सोशल चेंज लाने या उसका विरोध करने के लिए एक सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इसमें लगातार कोशिश होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए और एक आइडियोलॉजी भी। ऐसा नहीं कि अचानक कोई भीड़ जमा हुई और फिर गायब हो गई, वो आंदोलन नहीं है। सही कहा। और ये जो निरंतरता है, मतलब सस्टेन्ड एक्शन, और स्पॉन्टेनिटी यानी अचानक वाला जोश, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। प्लानिंग भी होती है, पर अचानक कुछ हो जाए तो रिएक्शन भी होता है। अच्छा, यही चीज इसे दूसरी कलेक्टिव एक्शन से अलग करती है। जैसे आपने कहा ट्रेड यूनियन मूवमेंट या कोऑपरेटिव मूवमेंट, उनका ढांचा, उनका स्ट्रक्चर बहुत डिफाइंड होता है, इसलिए वो टेक्निकली सामाजिक आंदोलन नहीं कहलाते। इनका एक लाइफ साइकिल भी होता है।
मतलब जैसे जन्म होता है, फिर बढ़ता है, मैच्योर होता है, फिर शायद खत्म भी हो जाता है। 5 स्टेजेस हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं कि सब हों। अच्छा, कैसे खत्म हो सकता है? कई वजह हो सकती हैं। कभी लीडर की मौत हो गई, या जो लक्ष्य था वो मिल गया, तो आंदोलन अचानक खत्म हो सकता है। या फिर शायद सरकार ने दबा दिया। हाँ, वो भी एक कारण है, रिप्रेशन। पर दूसरी तरफ ये रिवाइव भी हो सकता है। कोई नई घटना हो जाए, आइडियोलॉजी में कुछ बदलाव आए, या कोई नई कैरिस्मेटिक लीडरशिप आ जाए, तो आंदोलन में दोबारा जान आ सकती है। अच्छा, पर ये शुरू कैसे होते हैं? मतलब एकदम शुरुआत का पॉइंट क्या होता है? कई थियरीज है ना, जैसे रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी। लोग जब किसी चीज से नाखुश होते हैं, शायद सोर्सेज में बब्बर खालसा मूवमेंट का जिक्र इसी सिलसिले में था। हाँ, बिल्कुल। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी कहती है कि अभाव या वंचना का एहसास, मतलब ये फीलिंग कि मेरे पास वो नहीं है जो होना चाहिए, या दूसरों के पास मुझसे ज्यादा है, ये एक जरूरी कारण हो सकता है। पर ये अकेला कारण काफी नहीं है। क्यों? अगर लोग दुखी हैं, उन्हें लग रहा है उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? उठाते हैं, पर हर एहसास आंदोलन नहीं बनता। समाज में बहुत लोग हमेशा किसी न किसी तरह का अभाव महसूस करते हैं, पर सब आंदोलन नहीं करते। वो एहसास बहुत गहरा होना चाहिए, बहुत फैला हुआ होना चाहिए। और फिर है नील्स मिल्सर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी। हाँ, वो क्या कहती है? ये कहती है कि समाज के जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, और जो स्ट्रक्चरल मीन्स हैं, यानी उन मूल्यों तक पहुंचने के जो साधन सोसाइटी देती है, उनके बीच जब तनाव बढ़ जाता है, तब आंदोलन उपजते हैं। मतलब थोड़ा और समझाएंगे? मतलब जब मौजूदा व्यवस्था, जो करंट सिस्टम है, वो लोगों की आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस पूरी नहीं कर पाती, तो लोगों को लगता है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, हमें नई व्यवस्था चाहिए। स्मेल्सर ने इसे तेज सोशल चेंज का एक साइड इफेक्ट माना था। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी समाज में अंतरजातीय विवाह मान्य नहीं है, पर लोगों की सोच बदल रही है, वो ऐसा करना चाहते हैं, तो सिस्टम और लोगों की इच्छा में स्ट्रेन आ गया। अब कुछ लोग शायद इंडिविजुअली नियम तोड़ें, पर आंदोलन तब बनेगा जब ये व्यक्तिगत कार्रवाई कलेक्टिव बन जाए, सामूहिक हो जाए। स्मेल्सर ने इसमें वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें 6 स्टेज बताए। हर स्टेज अगले के लिए माहौल बनाता है। स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस, मतलब समाज में ऐसी स्थितियां हों। फिर स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, जो तनाव हमने डिस्कस किया। फिर जनरलाइज्ड बिलीफ्स, मतलब लोगों में एक साझा सोच बनना कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों है। फिर प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, कोई चिंगारी, कोई घटना जो भड़का दे। फिर मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन, लोगों का इकट्ठा होकर एक्शन लेना। और आखिर में फेलियर ऑफ सोशल कंट्रोल, मतलब जो अथॉरिटीज हैं वो उसे रोक ना पाएं। बाप रे, ये तो काफी डिटेल्ड है। 6 स्टेजेस और रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, वो शायद इस बात पे फोकस करती है कि सिर्फ भावनाएं काफी नहीं, संसाधन भी चाहिए। एग्जैक्टली। ये टिली ने डी थी। ये मानती है कि आंदोलनकारी रैशनल होते हैं, वो हिसाब किताब लगाते हैं। आइडियोलॉजी तो चाहिए ही, पर उसके साथ साथ लीडरशिप चाहिए, संगठन बनाने की क्षमता चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब मटेरियल रिसोर्सेज। हाँ, बात तो सही है। और इन रिसोर्सेज को अवेलेबल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करना होता है, मतलब सही समय और सही जगह पर। यह थ्योरी मानती है कि समाज में असंतोष, डिस्कंटेंट तो हमेशा थोड़ा बहुत रहता ही है। इसलिए असल चीज है संसाधन जुटाना, मोबिलाइजेशन इज की। पर इसकी भी आलोचना होती है ना। आपने पहले कहा था कि गरीब लोगों के आंदोलन कैसे होते हैं, फिर जिनके पास मटेरियल रिसोर्सेज कम होते हैं। ब्लैक राइट्स मूवमेंट या अरब स्प्रिंग का जिक्र था सोर्स में। बिल्कुल, यही इसकी मेन क्रिटिसिज्म है। क्रिटिक्स कहते हैं कि आंदोलन खुद भी संसाधन बना सकते हैं। नए प्रतीक, नई पहचानें, लोगों का कमिटमेंट, उनका नेटवर्क, ये सब भी तो संसाधन है। तो सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेज पर फोकस करना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। और ये थ्योरी ये ठीक से नहीं समझा पाती कि कम संसाधनों के बावजूद इतने बड़े आंदोलन कैसे सफल हुए। सही बात है। और भी थ्योरीज थी शायद, रिवाइटलाइजेशन थ्योरी, हिस्टोरिसिटी थ्योरी। ये क्या कहती हैं? जी, रिवाइटलाइजेशन थ्योरी वॉलस ने दी। ये कहती है कि आंदोलन हमेशा मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ नहीं होते, कभी कभी उसे पुनर्जीवित करने, उसको रिवाइटलाइज करने के लिए भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव विकल्प देने के लिए। अच्छा, मतलब सुधार जैसा? हाँ, पर शायद उससे भी ज्यादा, एक तरह से नई जान फूंकना। और हिस्टोरिसिटी थियरी, जिसे टूरेन और टी के ओनेन जैसे थिंकर्स ने आगे बढ़ाया, वो मानती हैं कि किसी भी आंदोलन की जड़ें उस जगह और वहाँ के लोगों के इतिहास, उनकी हिस्टोरिसिटी में होती हैं। उसे समझे बिना आंदोलन को नहीं समझ सकते।
इंटरेस्टिंग। और स्टेटस इनकंसिस्टेंसी थ्योरी। वो ब्रूम और लेंस्की की है। वो कहती है कि जब लोगों की अलग-अलग स्टेटस डिमेंशंस जैसे एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन में इनकंसिस्टेंसी या डिस्क्रिपेंसी होती है, मतलब मेल नहीं खाती, जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा है पर उसकी आय कम है, तो उससे तनाव पैदा होता है और वो विरोध का कारण बन सकता है। ओके, तो ये तो हो गई ओरिजिन की बातें। अब आंदोलनों के प्रकारों पर आते हैं। इन्हें अलग-अलग आधार पर बांटा भी गया है ना? जैसे उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से लिबरल, मार्क्सिस्ट, या उनके तरीकों के हिसाब से पीसफुल, वायलेंट, या उनके लक्ष्य के आधार पर। हाँ, बिल्कुल। कई क्लासिफिकेशंस हैं। टर्नर और किल्हान ने ओरिएंटेशन के आधार पर बांटा कि आंदोलन का मुख्य झुकाव किस तरफ है। वैल्यू ओरिएंटेशन, मूल्यों को बदलने पर जोर; पावर ओरिएंटेशन, सत्ता हासिल करने या बदलने पर जोर; या पार्टिसिपेशन ओरिएंटेशन, लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। और डेविड एबरले का क्लासिफिकेशन भी था, जो बदलाव की प्रकृति पर बेस था। हाँ, वो काफी मशहूर है। उन्होंने बदलाव कितना बड़ा है और किस पर असर डाल रहा है, व्यक्ति या समाज, इस आधार पर 4 प्रकार बताए। पहला, ऑल्टरनेटिव। ये व्यक्तिगत स्तर पर सीमित बदलाव चाहता है, जैसे कोई बर्थ कंट्रोल ड्राइव या आजकल चलने वाले से नो टू प्लास्टिक कैंपेन्स। अच्छा, छोटा बदलाव, एक आदत बदलना। हाँ। दूसरा, रिडेंटिव। ये व्यक्ति की पूरी चेतना और कार्यों में बड़ा बदलाव चाहता है, जैसे केरल में नारायण गुरु ने एडवा समुदाय में जो सामाजिक सुधार किए, या कोई व्यक्ति किसी आध्यात्मिक आंदोलन से जुड़कर पूरी तरह बदल जाए। ठीक है। तीसरा, रिफॉर्मिस्ट। ये मौजूदा व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार चाहता है, सिस्टम को बदलना नहीं, बस उसमें कमियां दूर करना, जैसे 19वीं सेंचुरी का ब्रह्म समाज था, या हाल का राइट टू इन्फॉर्मेशन अभियान। हाँ, आरटीआई एक अच्छा उदाहरण है। और चौथा, रेवोल्यूशनरी। ये व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन चाहता है, जड़ से बदलना, और अक्सर सत्ता पर कब्जा करके, जैसे रूस की बोल्शेविक क्रांति या भारत में नक्सली आंदोलन। ये याद रखना जरूरी है कि ये आइडियल टाइप्स हैं। असल आंदोलन अक्सर मिले-जुले होते हैं। अच्छा, और हॉटन और हंट ने भी क्लासिफिकेशन दी थी, उसमें कुछ और टाइप्स भी थे शायद। रिएक्शनरी और यूटोपियन, ये क्या है? सही, उन्होंने 6 प्रकार बताए थे। रिफॉर्म और रेवोल्यूशनरी तो एबरले जैसे ही थे। बाकी थे माइग्रेटरी, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बेहतर अवसरों के लिए; एक्सप्रेसिव, जो तनाव या भावनाओं को व्यक्त करने पर केंद्रित होते हैं; और हाँ, रिएक्शनरी, रिग्रेसिव, रिएक्शनरी मतलब? जो सामाजिक बदलाव को उलटना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि समाज बहुत बदल गया है, बिगड़ गया है, और वो पुराने अच्छे दिनों को वापस लाना चाहते हैं। ये अक्सर वर्तमान के तेज बदलावों की आलोचना करते हैं। और यूटोपियन? यूटोपियन वो हैं जो समाज को एक आदर्श स्थिति में ले जाना चाहते हैं, एक काल्पनिक स्वर्ण युग बनाना चाहते हैं, जैसे हरे कृष्ण आंदोलन, या संघ परिवार का राम राज्य की स्थापना का आंदोलन, या फिर कम्युनिस्टों का वर्गहीन समाज का लक्ष्य। ये सब एक आदर्श समाज की कल्पना पर आधारित हैं। काफी सारे प्रकार हो गए। अब ये न्यू सोशल मूवमेंट्स या एनएसएम क्या चीज है? ये पुराने वालों से अलग कैसे हैं? आपने कहा था ना 1960 के बाद वाले, जैसे छात्र आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। हाँ, बिल्कुल। करीब 1960 के दशक के बाद से जो आंदोलन उभरे, स्टूडेंट मूवमेंट्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, गे राइट्स मूवमेंट्स वगैरह, उन्हें एनएसएम कहा जाता है। ये अपने मुद्दों में, अपने संगठन के तरीकों में, अपने सामाजिक आधार, सोशल कंस्टिट्यूएंसीज में, और अपने काम करने के तरीकों में नए माने जाते हैं। कैसे नए? पुराने वालों से क्या फर्क है? देखिए, जो पुराने आंदोलन थे, जैसे आज़ादी की लड़ाई या ट्रेड यूनियन मूवमेंट, उनका मुख्य लक्ष्य अक्सर सत्ता संबंधों को बदलना होता था। वो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के फ्रेमवर्क में काम करते थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, उनका फोकस स्टेट पावर पर था। बिल्कुल। जबकि एनएसएम अक्सर सत्ता के वितरण के बजाय जीवन की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। साफ पर्यावरण चाहिए, व्यक्तिगत आत्मसिद्धि चाहिए, मानवाधिकार चाहिए। हैबरमास ने इस पर काफी लिखा है। इनके कर्ता भी अक्सर नए मध्यम वर्ग से होते हैं, जैसा फ्रैंक पार्किन ने कहा, कलाकार, युवा, छात्र, प्रोफेशनल्स। अच्छा, तो ये इकोनॉमिक इश्यूज से ज्यादा कल्चरल या आइडेंटिटी इश्यूज पर फोकस करते हैं। हाँ, काफी हद तक। एनएसएम भौतिक मुद्दों के बजाय मानवाधिकार या अन्य आदर्शों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे पॉलिसी में बदलाव लाने से ज्यादा पहचान, जीवन शैली और संस्कृति में सामाजिक परिवर्तन पर जोर देते हैं।
ये मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक होते हैं, राजनीतिक कम। मतलब राज्य पर कब्जा करना इनका लक्ष्य नहीं होता, बल्कि कल्चरल लेवल पर बदलाव लाना चाहते हैं। और इनके ऑर्गेनाइजेशन का तरीका भी अलग है। हाँ, इनके सांगठनिक रूप भी नए हैं। फॉर्मल संगठन और मेंबरशिप के बजाय इनमें अक्सर सपोर्टर्स का एक इनफॉर्मल ढीला ढाला नेटवर्क होता है। पॉलबर्न इन्हें पॉलीसेफलस या बहुशीर्षक कहते हैं। मतलब एक लीडर नहीं, कई सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। नेटवर्क जैसा, जैसे आजकल ऑनलाइन एक्टिविज्म होता है। हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं। और इनके तरीके भी अलग हैं। लॉबिंग से लेकर धरने, सिट-इन्स और ऑल्टरनेटिव फेस्टिवल्स तक। सबसे खास है इनका नॉन वायलेंट और सिंबॉलिक डायरेक्ट एक्शन और मीडिया का भरपूर उपयोग अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो क्या ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं एक तरह से? हाँ, कहा जा सकता है। ये दिखाते हैं कि पारंपरिक राजनीति में विश्वास कम होने पर भी नागरिक डायरेक्ट एक्शन लेने को तैयार हैं, सिविक एंगेजमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इनकी आलोचना भी होती होगी। बिल्कुल होती है। एक तो ये कि नया क्या है। कई विशेषताएं जैसे कल्चरल फोकस या नेटवर्क स्ट्रक्चर पुराने आंदोलनों में भी थोड़ी बहुत थीं। दूसरा, कई एनएसएम अब काफी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गए हैं, बड़े-बड़े एनजीओ बन गए हैं, जैसे पीटा या ग्रीन पीस। तो वो शुरुआती स्पॉन्टेनिटी शायद कम हो गई है। और गेल ऑमविट जैसे थिंकर्स ये भी कहते हैं कि सामाजिक असमानता और संसाधनों के असमान वितरण के मुद्दे अभी भी इनमें महत्वपूर्ण हैं। इन्हें सिर्फ कल्चरल कहकर इकोनॉमिक एस्पेक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पॉइंट तो है। अच्छा, किसी भी आंदोलन के लिए लीडरशिप और आइडियोलॉजी कितनी जरूरी है? और बहुत ज्यादा। लीडरशिप के बिना आंदोलन दिशाहीन हो सकता है, बिखर सकता है। लीडर ही मुद्दों को स्पष्ट करता है, आंदोलन को शेप और डायरेक्शन देता है, उसे बेकाबू भीड़ बनने से रोकता है। और लीडर को लोगों की बात भी सुननी पड़ती होगी। बिल्कुल, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के विचारों को दर्शाए। वो एक स्पोक्स पर्सन की तरह काम करती है, बातचीत करती है, निगोशिएट करती है। ये टू वे प्रोसेस है। लीडर अपनी समझ से नेतृत्व करता है और साथ ही पार्टिसिपेंट्स के विचारों को शामिल करता है। और विचारधारा, आइडियोलॉजी, वो तो जैसे आंदोलन की आत्मा होती है ना? हाँ, बिल्कुल। आइडियोलॉजी ही आंदोलन को बनाए रखती है और दिशा देती है। लोग लीडर को अक्सर उसके विचारों के कारण फॉलो करते हैं। विचारधारा आपके कार्यों को समझने और उन्हें सही ठहराने में मदद करती है, चाहे वो हिंसक ही क्यों ना हो। सही। ये लक्ष्य क्या हैं, साधन क्या होंगे, क्यों हम ये कर रहे हैं, इन सब का एक फ्रेमवर्क देती है। ये समूह की पहचान बनाती है, बताती है कि हम कौन हैं और हम दूसरों से अलग क्यों हैं। एमएस राव ने इसे आंदोलन के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक माना है। बाकी 2 थे कलेक्टिव मोबिलाइजेशन और डायरेक्शन ऑफ चेंज। क्या एक ही लक्ष्य के लिए अलग-अलग विचारधाराएं हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे जमीन के सवाल पर भूदान आंदोलन की विचारधारा अलग थी और नक्सलवाद की बिल्कुल अलग, जबकि लक्ष्य दोनों का गरीबों को जमीन दिलाना था, कम से कम कहने को। आखिर में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने भी आंदोलनों पर असर डाला है। बिल्कुल, इसने सही मायने में ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स को संभव बनाया है। अब लोग नेशनल बाउंड्रीज के पार जाकर जुड़ सकते हैं। मानवाधिकार संगठन, इंटरनेट, एनजीओज, पर्यावरण समूहों के इंटरनेशनल नेटवर्क्स बन गए हैं। जैसे 2003 में जब इराक पर हमला हुआ तो उसके खिलाफ दुनिया भर में एक साथ विरोध प्रदर्शन हुए थे, या WTO की बैठकों के खिलाफ जो प्रदर्शन होते हैं, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समानांतर चलने वाला वर्ल्ड सोशल फोरम, जहां दुनिया भर के एक्टिविस्ट और मूवमेंट्स मिलते हैं। अब एक्टिविज्म ग्लोबल हो गया है। वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये सब चीजें डिस्कंटेंट, रिसोर्सेज, आइडियोलॉजी, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी और अब ग्लोबलाइजेशन, ये सब मिलकर सोशल मूवमेंट्स को शेप करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ठीक है, अब क्रांति पर बात करते हैं। रेवोल्यूशन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं, उथल पुथल, है ना? हाँ, बिल्कुल वही सब। पर असल में जैसा जेम्स जैस्पर बताते हैं, क्रांति एक ऐसा सोशल मूवमेंट है जिसका कम से कम एक बड़ा लक्ष्य होता है, जो मौजूदा सरकार है या स्टेट है उसे उखाड़ फेंकना। अच्छा। ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है, जी। सीधा सिस्टम को चैलेंज करने वाली बात है। हाँ, मतलब एकदम रेडिकल चेंज। हम अक्सर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन या इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जैसे शब्द भी सुनते हैं, पर वो ज्यादातर मेटाफोरिकल है ना? हाँ, किसी बड़े बदलाव को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असली पॉलिटिकल मतलब तो यही है, मौजूदा पॉलिटिकल ऑर्डर को बदलना। और इसमें अक्सर मैस पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जनता बड़े पैमाने पर शामिल होती है, और दुर्भाग्य से कई बार वायलेंस भी। बिल्कुल। सोचिए जैसे किसी बिल्डिंग की पूरी नींव ही हिला दी जाए, और इसका असर सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं रहता।
ये सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में फंडामेंटल चेंज लाता है। अच्छा, कैसे? मतलब समाज में कौन ऊपर है, कौन नीचे, पावर किसके हाथ में है, ये सब बदल सकता है। और हाँ, राजनीति में आम लोगों की भागीदारी अक्सर बढ़ जाती है। ओके। तो इसे एक खास किस्म का सोशल मूवमेंट समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आंदोलन इतने रैडिकल हो जाते हैं कि क्रांतिकारी बन जाते हैं। हाँ। या फिर कभी कभी क्रांतिकारी आंदोलन भी अपनी मांगें थोड़ी कम करके सत्ता साझा करने को तैयार हो जाते हैं, सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये विद्रोह, रिवोल्ट या बगावत, अपराइजिंग, या जैसे 1857 का गदर था, म्यूटिनी था, इन शब्दों से अलग कैसे हैं? सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। देखिए, मेन डिफरेंस है इम्पैक्ट का और बदलाव कितना गहरा है उसका। विद्रोह या बगावत हो सकता है व्यवस्था बदलने की एक कोशिश हो, पर जरूरी नहीं कि उनका समाज पर कोई लास्टिंग, मतलब स्थायी या स्ट्रक्चरल असर पड़े। अच्छा। हो सकता है उन्हें दबा दिया जाए और सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाए, लेकिन क्रांति समाज की बुनियाद बदल देती है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि इसकी दो खास बातें हैं। क्या कहते हैं? इरेजिस्टिबिलिटी, मतलब जिसे रोका ना जा सके, और इरिवोकेबिलिटी, जिसे पलटा ना जा सके। मतलब एक बार हो गया तो हो गया, वापस नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल। एक बार क्रांति हो जाए तो आप वापस पुराने वाले नॉर्मल पर नहीं जा सकते। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। इसका असर पीढ़ियों तक रहता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि क्रांति अक्सर इमेंसिपेशन यानी मुक्ति, लिबरेशन यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, इन जैसे पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यूज से जुड़ी होती है। सही बात है। सोचिए, फ्रेंच क्रांति का नारा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये रिवाइवलिस्ट हो सकती है, मतलब पुरानी व्यवस्था लाने वाली, या रिफॉर्मेटरी, सुधारवादी, लेकिन कभी कंजर्वेटिव नहीं होती, यानी मौजूदा स्थिति बनाए रखने वाली नहीं। बिल्कुल। और शायद यही चीज इसे मिलिट्री कू जैसी रिएक्शनरी घटनाओं से अलग करती है, जिनका मकसद अक्सर सिर्फ पावर पर कब्जा करना होता है, भले ही वो समाज को पीछे ले जाए। एकदम सही। गुडविन जैसे कुछ जानकार बदलाव कितना बड़ा है इस आधार पर दो तरह के क्रांतिकारी आंदोलनों में फर्क करते हैं। एक है कंजर्वेटिव या रिफॉर्मिस्ट, और दूसरा रैडिकल। कंजर्वेटिव क्रांति में भी कैसे? हाँ, कंजर्वेटिव का उदाहरण शायद अमेरिकी क्रांति हो सकती है, या मैक्सिकन क्रांति, जहां शायद व्यवस्था का ढांचा बदला पर समाज का तना-बना उतना जड़ से नहीं बदला। अच्छा। वहीं जो रैडिकल क्रांतियां हैं वो पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना चाहती हैं, जैसे फ्रेंच क्रांति या रूस की बोल्शेविक क्रांति, चीन की कम्युनिस्ट क्रांति, और हाल के सालों का अरब स्प्रिंग भी इसी में आएगा। अरब स्प्रिंग, हाँ। अच्छा, इसमें आइडियोलॉजी का भी तो बड़ा रोल होता होगा। जैसे मार्क्स के लिए क्रांति का मतलब था क्लास स्ट्रगल का अंत, एक नई व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, आइडियोलॉजी तो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है क्रांति के पीछे। और एब्रेले के लिए क्रांति 4 प्रकार के सामाजिक आंदोलनों में से एक है। अच्छा। एक और मजेदार बात यह है कि किसी आंदोलन को कैसे देखा जाता है, ये कॉन्टेक्स्ट पर, मतलब किस माहौल में हो रहा है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। बात तो सही है। जैसे जैक गोल्डस्टोन का पॉइंट बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि मानवाधिकार आंदोलन, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, शायद पश्चिमी देशों में एक सामान्य सोशल मूवमेंट लगे। हाँ, लगता तो है। लेकिन चीन जैसे ऑप्रेसिव रिजीम में, जहां मानवाधिकार दबाए जाते हैं, वहां ये एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी आंदोलन बन जाता है। सही बात। इसी तरह महिलाओं के समान अधिकारों की मांग करना अमेरिका या भारत जैसे देशों में एक सामाजिक आंदोलन है। लेकिन कुछ बेहद कंजर्वेटिव इस्लामी राज्यों में ये मौजूदा ढांचे को सीधी चुनौती है, मतलब एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है कि कोई चीज रेवोल्यूशन है या नहीं। अच्छा, तो क्रांति होने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है? मतलब क्या कंडीशंस हैं? ऐसी तो नहीं हो जाती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकार मोटे तौर पर 5 चीजें जरूरी मानते हैं। ओके, क्या है वो? पहला, जनता में भयंकर गुस्सा और असंतोष हो, मास डिस्कंटेंट। इतना कि वो पॉपुलर अपराइजिंग्स, मतलब लोकप्रिय विद्रोह का रूप ले ले, सड़कों पर उतर आए लोग। दूसरा सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि पावर स्ट्रक्चर के करीबी लोग, इलीट्स, वो भी असंतुष्ट होकर विरोधी आंदोलनों का हिस्सा बने। इलीट पार्टिसिपेशन, जब ऊपर के लोग भी साथ छोड़ने लगे। ठीक है। तीसरा, लोगों को जोड़ने वाला कोई मजबूत मकसद या आइडियोलॉजी हो, कुछ ऐसा जिसके लिए सब एक साथ लड़ने को तैयार हो। ओके। चौथा, स्टेट खुद किसी बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा हो, मतलब सरकार कमजोर हो या उसकी संभालने की इच्छा या कैपेसिटी कम हो जाए। हाँ, मतलब वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी वाली बात है ना, जब सरकार वीक दिखे। हाँ बिल्कुल, वही पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी,
ताकि विपक्ष को मौका मिले। और पांचवा कई बार बाहर से सपोर्ट मिलना, एक्सटर्नल सपोर्ट, या कम से कम बाहरी ताकतों का मौजूदा सरकार का साथ न देना, हस्तक्षेप न करना, ये भी काफी मदद करता है। ये 5 शर्तें। तो अगर निचोड़ निकालें सोशल मूवमेंट और क्रांति में जो मुख्य फर्क है वो क्या ये है कि एक सिस्टम में बदलाव चाहता है, चेंज इन सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर सुधार, हाँ, और दूसरा सिस्टम का ही बदलाव चाहता है, चेंज ऑफ सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम को ही बदलना। बिल्कुल सही पकड़ा। यही है मुख्य बात। सोशल मूवमेंट का दायरा अक्सर स्पेसिफिक होता है, किसी एक मुद्दे और पॉलिसी पर फोकस होता है। क्रांति रैडिकल होती है, पूरे ढांचे को बदलने वाली। और सोशल मूवमेंट अक्सर लंबे चलते हैं, निरंतर, जैसे भारत में किसान आंदोलन चले या स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि क्रांति भले ही अचानक लगे, पर अक्सर उसके पीछे गहरी उथल पुथल और संगठन होता है, और वो ज्यादा तीव्र होती है, एकदम विस्फोट जैसी। तो सोशल मूवमेंट एक ब्रॉड टर्म हुआ और क्रांति उसका एक स्पेसिफिक, ज्यादा इंटेंस रूप है। एकदम कह सकते हैं क्रांति सोशल मूवमेंट का एक चरम रूप है। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे हालात, लक्ष्य और लोगों का जज्बा मिलकर किसी विरोध को क्रांति में बदल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्रांति पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं और क्रांति के अलग अलग सिद्धांतों को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, पिछली बार हमने बेसिक्स कवर किए थे, अब थ्योरीज में चलते हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन एकेडमिक सोर्सेज हैं और हमारा मिशन है इनमें से सबसे जरूरी बातें निकालकर समझना। बिल्कुल। तो क्रांति यानी रेवोल्यूशन, ये शब्द जैसा हमने शायद पहले बात की थी, लैटिन रेवोल्यूटियो से आया है, जिसका मतलब है एक मोड़। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट। एग्जैक्टली। स्कॉपोल ने इसे समझाया कि ये कम समय में पॉलिटिकल पावर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में एक फंडामेंटल बदलाव है। और ये तब होता है जब जनता मौजूदा अथॉरिटीज के खिलाफ, मतलब जो भी पावर में है, हाँ, उनके खिलाफ विद्रोह करती है। सही। पर ये सिर्फ सत्ता पलट देना ही नहीं है। जॉन डन का पॉइंट बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, उन्होंने कहा था कि असली सफलता तब है जब नए नेता सिर्फ पावर न ले बल्कि बेहतर शासन कर पाए, अपने गोल्स अचीव करें, वरना सब केओस में बदल सकता है, अराजकता फैल सकती है, और इसमें अक्सर बल्कि ज्यादातर हिंसा का खतरा या उसका इस्तेमाल शामिल होता है। विरोध तो होगा ही पुरानी सत्ता का। तो एक वर्किंग डेफिनेशन क्या बन सकती है? हम कह सकते हैं मास मूवमेंट के नेताओं द्वारा पॉलिटिकल पावर पर कब्जा, जिसमें अक्सर हिंसा होती है, और फिर उस पावर का इस्तेमाल बड़े सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए करना। अच्छा, जैसे 1989 में पूर्वी यूरोप की घटनाएं, वो इसका एक क्लासिक उदाहरण मानी जाती हैं। बिल्कुल, वहां मास मूवमेंट्स हुए, हिंसा का खतरा भी था और कहीं कहीं इस्तेमाल भी हुआ, और फिर बड़े पैमाने पर सुधार हुए, सिस्टम बदला। और ये क्रांति का कॉन्सेप्ट कोई नया तो है नहीं, मतलब आधुनिक क्रांतियों का इतिहास देखें तो। हाँ, ये 18वीं सदी तक पीछे जाता है। अमेरिकी क्रांति 1776, फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789। यहीं से तो लिबर्टी, सिटीजनशिप, इक्वालिटी जैसे आइडियल्स दुनिया भर में फैले। और 20वीं सदी में तो हमने ऐसे विकासशील देशों में बहुत देखा, रूस, चीन, मेक्सिको, क्यूबा, लिस्ट लंबी है। सही बात है, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं इतिहास में, इनको समझने के लिए कई सिद्धांत, कई थ्योरीज बनी हैं। तो चलिए उन पर आते हैं। सबसे पहले क्लासिक थ्योरी, कार्ल मार्क्स की। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने उन क्रांतियों से काफी पहले लिखा था जो बाद में उनके नाम पर हुई। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मार्क्स का जो एनालिसिस है वो इतिहास की उनकी अपनी एक व्यापक समझ पर आधारित है। उनके लिए समाज का विकास मतलब एक तरह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स की कहानी है। वर्ग संघर्ष। हाँ, वर्ग संघर्ष, जो जब बहुत बढ़ जाते हैं तो क्रांति लाते हैं, और ये संघर्ष पैदा होते हैं समाज के अंदर के कॉन्ट्राडिक्शन से, अंतर विरोधों से। कॉन्ट्रडिक्शंस किस तरह के? ज्यादातर इकोनॉमिक चेंजेस या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के तरीकों में बदलाव के कारण। इसको थोड़ा और सिंपल शब्दों में समझाएंगे, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शंस काम कैसे करते हैं? देखिए, मार्क्स के अनुसार शुरुआत में समाज शायद स्थिर लगे, फिर मान लीजिए प्रोडक्शन के तरीके बदलते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या व्यापार बढ़ता है, इससे समाज में नई टेंशन्स पैदा होती हैं। जैसे अमीर और गरीब का फासला बढ़ना। बिल्कुल, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का गैप। कैपिटलिस्ट स्टेज में मार्क्स ने कहा ये कॉन्ट्रडिक्शंस और भी गहरे हो जाते हैं, वर्गों के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगता है, और इसी टकराव का नतीजा होता है क्रांति। हाँ, मार्क्स ने इसे इतिहास में भी देखा, जैसे सामंतवाद, फ्यूडलिज्म में किसान या भूदास और जमींदार अभिजात वर्ग के बीच टेंशन थी। फिर शहर बने, व्यापार बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग आई, तो एक नया इकोनॉमिक सिस्टम,
पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म पैदा हुआ। अब पुराने फ्यूडल सिस्टम और नए कैपिटलिस्ट सिस्टम के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। और इसमें कौन जीता? इसमें बूर्जवाजी यानी नया पूंजीपति वर्ग और पुराने फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच हिंसक संघर्ष हुए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, और नतीजा पूंजीपति वर्ग सत्ता में आ गया। अच्छा, ये तो हुई अतीत की बात। उन्होंने भविष्य के लिए क्या कहा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बारे में? हाँ, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में भी नए कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होंगे। एक तरफ प्राइवेट प्रॉफिट और कंपटीशन का लॉजिक, दूसरी तरफ एक छोटी अमीर माइनॉरिटी और एक बहुत बड़ी गरीब वर्किंग क्लास मेजॉरिटी। ये तो आज भी दिखता है काफी हद तक। बिल्कुल। मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच संघर्ष बढ़ेगा, मजदूर आंदोलन बनेंगे, राजनीतिक दल बनेंगे और वो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज करेंगे, उसे उखाड़ फेंकेंगे। और इसमें हिंसा की भूमिका? मार्क्स का मानना था कि जब रूलिंग क्लास मतलब शासक वर्ग बहुत मजबूती से जमा हुआ हो तो उसे हटाने के लिए शायद हिंसक क्रांति जरूरी हो सकती है। शांति से वो सत्ता छोड़ेंगे नहीं। ये तो हुआ मार्क्स का क्लासिकल व्यू। लेकिन क्या सिर्फ गरीबी या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ही वजह है क्रांति की? जेम्स डेविस का नजरिया कुछ अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल। डेविस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। उनका कहना था कि लोग अक्सर बहुत ज्यादा गरीबी मतलब एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन को चुपचाप सह लेते हैं, आदत हो जाती है या कोई उम्मीद नहीं होती। तो फिर क्रांति कब होती है? डेविस के अनुसार क्रांति की संभावना तब ज्यादा होती है जब लोगों की लाइफ कंडीशंस पहले सुधर रही हों, उनकी उम्मीदें, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हों और फिर अचानक वो इंप्रूवमेंट रुक जाए या धीमी पड़ जाए। अच्छा, ये तो उल्टा लगता है थोड़ा। हाँ, इसी को उन्होंने रिलेटिव डेप्रिवेशन कहा। मतलब आप जो जिंदगी जी रहे हैं और जो जिंदगी आपको लगता है कि आप रियलिस्टिकली जी सकते हैं या डिजर्व करते हैं, उसके बीच का गैप। जब ये गैप बढ़ता है तब गुस्सा बढ़ता है। तो मतलब जब हालात बेहतर हो रहे हों तभी क्रांति का खतरा ज्यादा है? डेविस के हिसाब से हाँ। जब उम्मीदें जगती हैं और फिर पूरी नहीं होती तब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये सिर्फ गरीबी में रहने से ज्यादा विस्फोटक हो सकता है। कई ऐतिहासिक घटनाएं इस पैटर्न को दिखाती भी हैं। ये वाकई काफी दिलचस्प है। ये क्रांति को मॉडर्न डेवलपमेंट, प्रोग्रेस के आइडिया और इक्वालिटी की बढ़ती चाहत से जोड़ता है। पर डेविस ने ये तो बताया कि लोग क्यों गुस्सा हो सकते हैं, क्यों विरोध कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने मोटिवेशन समझाया। लेकिन चार्ल्स टिली ने ये सवाल उठाया कि वो असल में ऑर्गेनाइज होकर एक्शन कैसे लेते हैं। सिर्फ गुस्सा होना काफी नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। टिली ने क्रांति को प्रोटेस्ट और वायलेंस के एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा। वो सिर्फ क्रांति पर फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि हर तरह के कलेक्टिव एक्शन पर। मतलब जब लोग मिलकर मौजूदा व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। उन्होंने कलेक्टिव एक्शन के लिए 4 जरूरी कंपोनेंट्स बताए। क्या थे वो? पहला, ऑर्गेनाइजेशन, यानी आंदोलन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ये बस अचानक इकट्ठा हुई भीड़ भी हो सकती है या फिर एक बहुत डिसिप्लिन्ड रिवोल्यूशनरी ग्रुप भी, जैसे रूस में लेनिन का ग्रुप था, जो छोटे कार्यकर्ताओं के समूह से शुरू हुआ। ठीक है। दूसरा, मोबिलाइजेशन, यानी ग्रुप एक्शन के लिए जरूरी रिसोर्सेज जैसे पैसा, सामान, लोगों का पॉलिटिकल सपोर्ट या हथियार कैसे जुटाता है। लेनिन ने किसानों और शहर के लोगों से मटीरियल और मॉरल दोनों तरह का सपोर्ट हासिल किया। तीसरा, कॉमन इंटरेस्ट्स, मतलब जो लोग उस कलेक्टिव एक्शन में शामिल हो रहे हैं उनके शेयर्ड गोल्स क्या हैं। उन्हें क्या लगता है कि उन्हें क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा अगर वो कुछ नहीं करते। लेनिन ने एक बड़ा कोलिशन बनाया था क्योंकि बहुत से अलग अलग ग्रुप्स का मौजूदा सरकार को हटाने में कॉमन इंटरेस्ट था। ओके। और चौथा, अपॉर्चुनिटी, यानी ऐसी घटनाएं या हालात जो क्रांतिकारी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का मौका देती हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सरकार की कोई बड़ी गलती, कोई आर्थिक संकट या कोई युद्ध। कलेक्टिव एक्शन अक्सर चांस इवेंट्स मतलब आकस्मिक घटनाओं से भी प्रभावित होता है, जैसे लेनिन की सफलता में वर्ल्ड वॉर 1 और रूस की उसमें हार का भी बड़ा हाथ था। ये एक अपॉर्चुनिटी थी। तो ये तीनों थ्योरीज मार्क्स, डेविस, टिली क्रांति को अलग अलग एंगल से देखती हैं। बिल्कुल। मार्क्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर फोकस करते हैं, डेविस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उम्मीदों और निराशा, रिलेटिव डिप्रिवेशन पर, और टिली कलेक्टिव एक्शन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी पर। और शायद असलियत में किसी भी क्रांति में इन सभी फैक्टर्स का कुछ न कुछ रोल होता होगा। यकीनन। कोई एक अकेली थियरी हर क्रांति को पूरी तरह से समझा पाए ऐसा मुश्किल है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। हर क्रांति का अपना अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, अपनी अलग कहानी होती है। हाँ, ये तो है।
तो ये थी कुछ प्रमुख थ्योरीज। हाँ, ये हमें सोचने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क देती हैं। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको विरोध, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक कार्रवाई, क्रांति पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।